नमस्कार। हम एक मेडिकल इमरजेंसी के दौर से गुजर रहे हैं। हर तरफ से बुरी खबर सी सुनने को मिल रही है। पूरा देश जैसे एक बड़े अस्पताल में बदल गया है जिसके पास ऑक्सीजन कम रह गई है। ये नौबत क्यों आई? क्या इसके लिए कोई जिम्मेदार है? बेड, दवाई, ऑक्सीजन सब कम। कोरोना काल पर जमीनी हालात पर रिपोर्ट करने वाले हमारे सहयोगी परिमल कुमार को सुनिए। कोरोना से बिगड़ते हालात को लेकर जिम्मेदारी और जवाबदेही किसकी? हम बात कर रहे हैं उस एम्पावर्ड ग्रुप की जिसका गठन पिछले साल किया गया और उसके बाद उनकी जिम्मेदारी तय की गई। हर किसी को अलग अलग जिम्मेदारी दी गई, ऑक्सीजन से लेकर हॉस्पिटल में बेड से लेकर और तमाम तरह की जिम्मेदारियां इनको एम्पावर्ड ग्रुप को दी गई। इसमें सचिव स्तर के लोग थे, नीति आयोग के सदस्य थे और साथ में जो थिंक टैंक कहे जाते हैं अमिताभ कांत सरकार के, वो भी इसमें शामिल थे। इनका काम ये था कि ग्राउंड पे किस तरीके से चीज़ें अमल में लाई जाए और कहाँ पे किस तरीके से फीडबैक राज्यों को दिया जाए और किस तरह की नीति निर्धारण की जाए, इस बात को लेकर इनको सुनिश्चित करना था। लेकिन जैसे मान रहे हैं कि अप्रैल के महीने में 31,000 मौतें हो गई, जबकि हम ये देख रहे थे कि 15 मार्च से लगातार मामलों में उछाल आ रहा है। अब कल जो केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव हैं राजेश भूषण, उन्होंने राज्यों को लिखा है कि जिन राज्यों की पॉजिटिविटी रेट 10% से ज़्यादा है एक हफ्ते में, वो कंटेनमेंट जोन बनाए, एक्शन प्लान बनाए। तो हमारा सवाल ये है कि इस वक्त तक ये लोग कहाँ थे जब मामले उछाल पे आ रहे थे? तब कार्रवाई क्यों नहीं की गई? तब कदम क्यों नहीं उठाए गए? कोई दुर्घटना हो जाती है तो जिम्मेदारी तय होती है, ये आपदा है, ये सच बात है। लेकिन अगर ये पहली लहर में हो गया होता तो हम मानते कि हमसे गलती हुई है। यहाँ पे तो जानबूझकर एक चूक हुई है। आप जानबूझकर बैठे रहे कि आप तमाम तरह की चीज़ों को देखते हुए आपको लगा कि कोरोना की दूसरी लहर दस्तक नहीं देगी, लेकिन वैश्विक जो आंकड़ा बताता है कि दूसरी तीसरी लहर भी आती है। ऐसे में हमें ये सुनिश्चित करना चाहिए था कि किस तरीके से ग्राउंड पे चीज़ें इंप्लीमेंट हो, ऑक्सीजन को लेकर किस तरीके से चीज़ें स्थापित हो। तो यहाँ पे बात है अकाउंटेबिलिटी की, जिम्मेदारी की, जवाबदेही की। और सीधे तौर पे जवाबदेही बनती है उन एम्पावर्ड ग्रुप्स की जो इसके मेंबर थे या चेयरमैन थे, और उन्होंने समय रहते अगर कदम उठाया होता तो आज इस तरीके के हालात नहीं बनते। तो जवाबदेही बनती है। लेकिन आज मद्रास हाईकोर्ट ने जो कुछ कहा है वो जैसे उन तमाम लोगों के लिए एक इशारा है जिन्होंने कोविड के संकट को ठीक से समझने से इनकार किया। मद्रास हाईकोर्ट ने इसके लिए चुनाव आयोग को आड़े हाथों लिया। हाईकोर्ट ने कहा कोरोना की दूसरी लहर के लिए चुनाव आयोग अकेले जिम्मेदार है। इसके लिए हत्या का मुकदमा चलना चाहिए। कोरोना के बावजूद चुनावी रैलियों की इजाजत दी गई। इस दौरान कोरोना प्रोटोकॉल का पालन भी नहीं हुआ। हाईकोर्ट ने कहा कि 2 मई को होने वाली गिनती का ब्लूप्रिंट दे, वरना वो मतगणना भी रोक सकता है। तो ये बहुत तीखी टिप्पणी है जो याद दिलाती है कैसे भीड़ को प्रोत्साहित किया गया। चुनावी रैली हो या मेले, फायदे के लिए वायरस की लगातार अनदेखी की जाती रही और प्रशासन मूक दर्शक सा बना रहा। आपको आगरा की 3 तस्वीरें दिखाते हैं। पहली तस्वीर है, मरीजों के घर वाले ऑक्सीजन के लिए मिन्नतें करते दिख रहे हैं, जबकि एक महिला अधिकारी ऑक्सीजन सिलेंडर पर पैर रखकर उनको धमका रही है। उत्तर प्रदेश के शहरों में मांग इतनी है और उपलब्धता ना के बराबर। दूसरी तस्वीर ज्यादा तकलीफदेह है। एक पत्नी अपने पति को मुंह से ऑक्सीजन देने की कोशिश कर रही है। जब किसी अस्पताल में जगह नहीं मिली तब ये आखिरी कोशिश थी। बाद में जब तक एसएन अस्पताल पहुंची, पति को नहीं बचाया जा सका। और जो तीसरी तस्वीर है, एक बेटा पिता के शव को कार के ऊपर बांध कर ले जा रहा है। कोई व्यवस्था वो नहीं कर पाया तो यही सही। तो ये तीनों तस्वीरें बताती हैं कि हम कहां से कहां पहुंच गए। दिल्ली में शमशान घाट बड़े किए जा रहे हैं। सराय काले खान के पास नए प्लेटफॉर्म बनाए जा रहे हैं ताकि शवों को जलाया जा सके। सुकीर्ति द्विवेदी की रिपोर्ट देखिए। हम इस समय दिल्ली के सराय काले खां शमशान घाट पर मौजूद हैं। यहाँ पर इस समय जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, तकरीबन 20 कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स का शव का दाह संस्कार होने की जगह है यहाँ पर इनके पास 60 से 70 शव रोज़ आ रहे हैं। यहाँ पे पीपीई किट्स में आप जो लोग देख रहे हैं वो लोग हैं जो आखिरी बार अपने परिवार के सदस्यों को अलविदा करने की कोशिश कर रहे हैं। संघर्ष रहा है सभी लोगों के लिए। अस्पताल का बेड तक ढूंढना मुश्किल है देश की राजधानी में। ऐसे में लोग यहाँ आ रहे हैं। पर ये जो 20 शवों का दाह संस्कार करने की जगह है ये भी कम पड़ रही है, क्योंकि जैसा कि हमने कहा 60 से 70 शव रोज़ यहाँ पर आ रहे हैं। तो अब एमसीडी जो कोशिश कर रहा है वो ये है कि यहाँ पर कंस्ट्रक्शन चल रहा है, ये निर्माण चल रहा है। तकरीबन 20 नए प्लेटफॉर्म यहाँ पर तैयार करे जा रहे हैं ताकि जो शव जलाने की जगह है, जो दाह संस्कार करने की जगह है, वो बढ़ाई जा सके। तो 20 और शव
यहाँ पर उनका दाह संस्कार हो सकेगा। उनके लिए यहाँ पर जगह बनाई जा रही है, लगातार दिन रात काम चल रहा है। एक तरह से रेस अगेंस्ट टाइम जो कहते हैं वो इस समय है। लोग जल्दी से जल्दी इसको तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि लगातार दिल्ली में जो है प्रतिदिन 350 से ज़्यादा मृत्यु हो रही हैं। तो तकरीबन 20 प्लेटफॉर्म यहाँ पर और तकरीबन 80 इस शमशान घाट के दूसरी तरफ एमसीडी बना रहा है इस समय। तो 20 शवों के दाह संस्कार की फिलहाल जगह है और तकरीबन 100 और प्लेटफॉर्म यहाँ पर इस तरह से बनाए जा रहे हैं। लगातार आप देख रहे हैं कि जो मजदूर हैं यहाँ पर इतनी कड़ी धूप में भी लगातार जुटे हुए हैं। हर किस्म का स्टाफ मेंबर यहाँ पर, शमशान घाट के कई लोग लगातार दिन रात जुटे हुए हैं। पूरे समय यहाँ पर दाह संस्कार चलता रहता है, क्योंकि लगातार शवों का आना जारी रहता है शमशान घाटों पर। तो ये स्थिति है देश की राजधानी में, जहाँ पर लोग जूझ रहे हैं। दवाइयाँ नहीं मिल रही हैं, अस्पतालों के बेड नहीं मिल रहे हैं, और जो लोग अपने रिश्तेदारों को, अपने परिवार के सदस्यों को, अपनी माताजी या पिताजी का भी दाह संस्कार यहाँ पर करने आ रहे हैं, तो घंटों वेट करना पड़ता है। किसी तरह जगह मिल पाती है और बाकियों के लिए अब इस तरह से शमशान घाटों की भी जगह बढ़ाई जा रही है। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन पूजा आर्या के साथ सुकीर्ति द्विवेदी, एनडीटीवी इंडिया के लिए। तो ये नौबत तब है जब अभी ये कहा जा रहा है कि हमारे यहाँ कोरोना की पीक नहीं हुई है। आज एक दिन में सबसे ज्यादा 3,52,991 नए कोरोना केस आए। लगातार 5वें दिन 3 लाख के पास नए कोरोना के मामले, जबकि 24 घंटे में रिकॉर्ड 2,812 कोरोना मरीजों की मौत हो गई। चिंता की बात यह है कि अब कोरोना का विस्फोट दूसरे क्षेत्रों में हो रहा है और लॉकडाउन लगाने या बढ़ाने की नौबत आ गई है। कल दिल्ली ने लॉकडाउन बढ़ाया तो आज कर्नाटक, पंजाब ने कर्फ्यू लगा दिया। इन सबका असर रोजगार पर भी पड़ा है और आर्थिक सेहत पर। एसबीआई की एक रिसर्च पेपर के अनुसार 1 से 12 अप्रैल के बीच मुंबई से 9 लाख लोग निकल गए, जबकि मुंबई को 82,000 करोड़ के नुकसान का अनुमान है। बहरहाल इस अंधी लंबी सुरंग में क्या कहीं कहीं रोशनियां दिख रही हैं। मुंबई में पिछले 6 दिनों में 4,42,444 कोरोना के जो संक्रमित मरीजों को ठीक कर डिस्चार्ज किया गया है और आज सबसे ज्यादा डिस्चार्ज पुणे से हुए हैं और यहाँ पर नंबर भी अब घट रहे हैं। दूसरी बात यह है कि अब ऑक्सीजन को लेकर युद्ध स्तर पर तैयारी शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री ने सेना की मदद ली है। सेना के हिस्से का ऑक्सीजन सामान्य नागरिक के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। अब कई देश भी भारत के इस संकट में मदद में आए हैं। सऊदी अरब से 80 मैट्रिक टन ऑक्सीजन आ रही है। यूएई से 7 ऑक्सीजन कंटेनर आ रहे हैं। सिंगापुर और हांगकांग से 750 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और दूसरे उपकरण आ रहे हैं। अमेरिका ने टीके के कच्चे माल के निर्यात पर लगी रोक को हटा लिया है, यानी अब कच्चा माल भारत को मिल सकेगा। जर्मनी रेमडेसिविर दवाई देगा और भी दूसरे देश इस काम में हमारी मदद कर रहे हैं। और सबसे खूबसूरत बात, अंततः इंसानी जज्बा सारे संकटों से बड़ा होता है। एक दूसरे के काम आने का ख्याल जो खूब दिख रहा है। जींद के जनरल अस्पताल में एक बीमार महिला पहुंची। उसकी हालत देखकर उसे खुद हाथों से उठाकर डिप्टी सिविल सर्जन डॉक्टर रमेश पांचाल मुख्य द्वार से इमरजेंसी तक लगभग दौड़ते हुए उसे ले गए। उसके बाद उसे स्ट्रेचर से ले जाया गया। तो ये दृश्य बताते हैं कि हमारी आपसी साझेदारी सारी बातों पर भारी है। आज हमारे साथ 2 वरिष्ठ डॉक्टर्स हैं और सीधे कोरोना से लड़ने के जो उपाय हैं, आप घर में बैठे हुए किस तरह से आप उनसे लड़ सकते हैं, ये बताएंगे। तो हमारे साथ पहले इस समय मुझे बताया जा रहा डॉक्टर अरविंद कुमार मौजूद हैं। डॉक्टर कुमार, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। डॉक्टर चंद्रशेखर सिंघा भी जुड़ेंगे, वो चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं। लेकिन डॉक्टर अरविंद कुमार, पहले मैं आपसे, कहा यह जाता है कि कोरोना के 90% से ज़्यादा जो मरीज होते हैं उनको अस्पताल जाना नहीं पड़ता। जो घर में बैठे हैं और देख सकते हैं, आपको बात सुन सकते हैं, जो माइल्ड सिम्टम्स हैं, पहले ये बताइए और समझाइए वो क्या करें। निधि जी, पहले तो शो में बुलाने के लिए नमस्कार और आपके श्रोताओं को सादर नमस्कार। आपने ठीक कहा कि 85 से 90% तक मरीज एक्चुअली माइल्ड वैरायटी के होते हैं, जिनको घर पर मैनेज किया जा सकता है। और मैं बहुत शॉर्ट में एक 6M अप्रोच इनके लिए बता देता हूं। 6M हैं।
सबसे पहला एम है मिक्सिंग, यानी कि सबसे पहले आप अपने को अलग करें और क्वारंटाइन करें ताकि दूसरे घर वाले इन्फेक्ट ना हो। फिर है मेडिसिन। हम लोग ये क्लैरिफाई कर दें कि जब हम होम ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो होम ट्रीटमेंट सेल्फ ट्रीटमेंट नहीं है। होम ट्रीटमेंट का मतलब है कि आप किसी डॉक्टर से टेली कंसल्ट करें और टेली कंसल्ट करके उसके टेली सुपरविजन में घर पर अपना ट्रीटमेंट करें। तो इसमें सबसे मेन चीज जो है वो बुखार होता है, जिसके लिए पैरासिटामोल टैबलेट को रेगुलरली लेना होता है। बहुत से लोग फीवर होने का वेट करते हैं कि जब फीवर होगा तब हम लेंगे, लेकिन उसको रेगुलरली लेना है ताकि आपको फीवर ना हो, क्योंकि अगर फीवर होगा तो आपको एग्जॉस्शन होगा। ये पैरासिटामोल एक मेन टैबलेट है जो डेफिनेटली यूजफुल है। इसके अलावा विटामिन सी, जिंक, विटामिन डी वगैरह सब लोग प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। अब इसके अलावा जो एंटीवायरल मेडिसिन वगैरह हैं उसको मैं अभी यहां पर मैं एडवाइज नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि फिर लोग उसको एक प्रिस्क्रिप्शन समझ के मिसयूज करेंगे। बट मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि जो मेडिसिन हैं, बहुत सारी एंटीबायोटिक्स दी जा रही हैं, बहुत सारी एंटीवायरल्स हैं, उन सबका रोल प्लस माइनस है। अगर आपके डॉक्टर जिससे आपने सलाह ली है वो देना चाहते हैं तो उसको अवश्य दीजिए। नेक्स्ट चीज जो बहुत अहम आती है वो है मॉनिटरिंग, कि जब आप अपने घर में हैं तो आपकी मॉनिटरिंग क्या होना चाहिए। तो पहली मॉनिटरिंग होनी चाहिए आपके टेम्परेचर की, तो 4-4 घंटे पे आप टेम्परेचर मॉनिटर करें। ये थर्ड एम हुआ। पहला एम हुआ मिक्सिंग ना करें, दूसरा हुआ मेडिसिन, तीसरी मॉनिटरिंग। टेम्परेचर मॉनिटरिंग करें, पल्स ऑक्सीमीटर लेकर के अपना सैचुरेशन मॉनिटर करें और सैचुरेशन को बड़े ध्यान से देखें कि वो 94 से कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि 94 से कम होना जो है वो एक खतरे की घंटी होती है। और इस सूरत में भी मैं बता दूं कि अगर आपका 94 से कम हो तो आप अस्पताल को संपर्क करें, ऑक्सीजन का अरेंजमेंट शुरू करें। लेकिन जब तक वो हो पाता है तब तक एक सेल्फ प्रोनिंग यानी पेट के बल लेट जाना एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे तुरंत आपका ऑक्सीजन 5 से 10% बढ़ जाता है। मैं क्लैरिफाई कर दूं कि पेट पे बल लेटने का मतलब ये नहीं कि आप केवल उल्टे हुए और पेट के बल लेट गए, क्योंकि अगर आप वैसे ही पेट के बल लेट गए तो आपका पेट दबेगा और उससे एक्चुअली आपकी ब्रीदिंग और ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगी। इसमें हमें हिप बोन के नीचे, पेट के नीचे वाले हिस्से में 3-4 तकिए लगाने होते हैं और अपर पार्ट ऑफ चेस्ट में तकिए लगाने होते हैं, जिससे हमारा जो पेट है वो बेड से ऊपर हो और पेट का मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट ना हो। अगर हम 2 घंटे बेली डाउन लेटें, 2 घंटे लेफ्ट साइड में लेटें, 2 घंटे राइट साइड में लेटें, 2 घंटे सीधे लेटें या उठ के बैठ जाएं, तो इस तरह से अगर हम उसको रोटेट करते रहेंगे तो उससे 5 से 10% आपका सैचुरेशन इंप्रूव होगा। तो टेम्परेचर मॉनिटर करें, सैचुरेशन मॉनिटर करें और जो रिलेटिव्स हैं वो देखते रहें कि पेशेंट को एक्सेसिव कॉफ तो नहीं है, पेशेंट का सेंसोरियम यानी कि उसकी जो कॉन्शियसनेस लेवल है वो ऑल्टर तो नहीं हो रही है, और अगर एक्सेसिव डायरिया है तो वो भी आपको मॉनिटर करना है कि कहीं डिहाइड्रेशन तो नहीं हो रहा है। तो बहुत हाई फीवर, ऑक्सीजन की कमी होना, बहुत ज्यादा कॉफ आना, बहुत ज्यादा डायरिया होना, एग्जॉस्शन होना या बेहोशी की, ये सब रेड फ्लैग साइंस हैं जिसमें तुरंत आपको फिर हॉस्पिटल की तरफ मूव करना चाहिए। एक बहुत अहम बिंदु है डाइट का कि आपको हाई प्रोटीन डाइट जरूर। तो ये हमारा चौथा एम हुआ मील्स। तो मील्स में आपको हाई प्रोटीन डाइट लेनी है, आपको जो चिकनाई वाली चीजें हैं वो अवॉइड करनी है और आपको फ्रूट्स वगैरह काफी मात्रा में लेने हैं, और जो पीने की चीजें हैं फ्लूइड्स वो 2-2.5 लीटर के करीब लेनी है। चौथा चीज, पांचवी चीज जो बड़ा इंपॉर्टेंट एम है वो है माइंडसेट। आजकल सब लोग पैनिक की स्टेट में हैं, और जब हम पैनिक की स्टेट में होते हैं तो हमारे बॉडी में एड्रेनलिन जैसे हार्मोन्स निकलते हैं जो बॉडी को एक एंजाइटी की स्टेट में एक बड़ी हाइपर डायनामिक स्टेट में रखते हैं, जिससे हमारी इम्यूनिटी कम होती है और हमारे मॉडरेट या सीवियर केस में जाने की संभावना बढ़ जाती है। तो मैं एडवाइस करूंगा कि प्लीज पैनिक ना करें, रिलैक्स करें, योगा करें, अपने रिलेटिव्स वगैरह से फोन पे बात करें, पूजा पाठ करें,
और कुछ पढ़ें ताकि आप बिल्कुल रिलैक्स रहें, ये बहुत जरूरी है। और लास्ट है मूवमेंट, कि अगर कोई भी खतरे की घंटी बजती है तो आपको घर पे ये होम ट्रीटमेंट अबेंडन करके अस्पताल की तरफ मूव करना चाहिए। तो ये 6M अप्रोच अगर आप करेंगे तो 85 to 90% पेशेंट्स एक डॉक्टर की टेली कंसल्टेशन के अंडर में सक्सेसफुली अपने को घर पे मैनेज कर पाएंगे। निधि, बिल्कुल सर, मैं आपसे मेडिसिन की बात भी पूछूंगी जो आपने बताया है और घर में और क्या एहतियात बरतनी है, लेकिन हमारे साथ डॉक्टर चंद्रशेखर सिंघा भी जुड़ गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर चंद्रशेखर जुड़ने के लिए। आप एक पीडियाट्रिशियन हैं। बहुत बड़ी मात्रा में इस बार बच्चे भी संक्रमित हो रहे हैं जो अस्पताल ले जाने की स्टेज में नहीं है लेकिन घर में हैं, माइल्ड सिम्टम्स के साथ हैं। आप क्या एडवाइस करेंगे उन बच्चों के लिए, पेरेंट्स को, कि कैसे देखरेख करें उनकी? थैंक यू। मैं डॉक्टर चंद्रशेखर हूँ। मैं रेनबो चिल्ड्रंस हॉस्पिटल में पीडियाट्रिक क्रिटिकल केयर देख रहा हूँ। तो अभी मैं कहना चाहता हूँ, इस बार लास्ट टाइम से ज्यादा बच्चा अफेक्टेड हुआ है और बेसिकली इस बार क्या हो रहा है कि बच्चे में ज्यादा रेस्पिरेटरी सिम्टम्स आ रहा है और बट उसमें भी इतना ज्यादा बच्चे का रेस्पिरेटरी सिम्टम्स लास्ट टाइम में हम लोग नहीं देख रहा था। बट मेरा कहने का यही है, मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चे में इतना जिस बच्चे का रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम इतना नहीं है वो हम लोग घर पे मैनेज कर सकते हैं। सो घर पे मैनेज करने के लिए मैं कुछ सलाह देना चाहता हूँ। एक तो है इनिशियली 2-3 दिन में पहले बच्चे का हाई ग्रेड बुखार फीवर होता है, तो उस दौरान हम लोग का एम होता है कि बच्चे को फीवर कंट्रोल में रखना है। तो और एक वेरी इंपॉर्टेंट बात है कि बिफोर गिविंग एनी मेडिकेशन डॉक्टर और पीडियाट्रिशियन का एडवाइस लेना जरूरी है। सो सेल्फ मेडिकेट ना करें, नंबर 1। नंबर 2, सपोज बच्चे का ब्रीदिंग प्रॉब्लम है तो इमीडिएट दे शुड इन्फॉर्म देयर ट्रीटिंग डॉक्टर, क्योंकि बच्चे में इतना रिजर्व नहीं है, ब्रीदिंग कैपेसिटी नहीं है, बिकॉज दे हैव ए वेरी स्मॉल लंग, डेवलपिंग लंग। सो उन लोग ज्यादा ब्रीदिंग प्रॉब्लम टॉलरेट नहीं कर सकते। सो इन दैट केस हम लोग एडवाइस यही करते कि बच्चे को जल्दी से जल्द हॉस्पिटल एडमिशन होना चाहिए जब उन लोग का जब ब्रीदिंग प्रॉब्लम शुरू होता है। लेकिन जिस बच्चे का ब्रीदिंग प्रॉब्लम नहीं होता है, मैं जैसे बोलूं उसको एक तो है फीवर मैनेजमेंट होना चाहिए और दूसरा दे शुड बी ऑयल हाइड्रेटेड, मतलब जस्ट टू मेक श्योर कि एवरी 8 to 10 आवर्ली दे आर पासिंग यूरिन, पेशाब कर रहे हैं। क्योंकि इस बार और एक प्रॉब्लम देख रहा है कोविड रिलेटेड, बच्चे में डिहाइड्रेशन, वॉमिटिंग ज्यादा हो रहा है। और छोटा बच्चे में क्या होता है, पानी का मात्रा ज्यादा होता है। बच्चा जितना छोटा होता है इतना उन लोग का पानी का मात्रा ज्यादा होता है। तो 2-3 बार लूज मोशन होने के कारण भी उन लोग डिहाइड्रेटेड हो सकता है एंड डेट कैन क्रिएट ए बिग प्रॉब्लम। तो इसलिए हम लोग उन लोग को फ्रीक्वेंट फ्लूइड देना चाहिए, ORS देना चाहिए, जस्ट टू कीप देम हाइड्रेटेड। बट फिर भी सपोज वॉमिटिंग का मात्रा ज्यादा हो रहा है और डायरिया ज्यादा हो रहा है, आपको लग रहा है बच्चा बिल्कुल सुस्त है, तो उसी दौरान दे शुड कॉन्टेक्ट विद देयर डॉक्टर और इमीडिएटली उसको ट्रीटमेंट होना जरूरी है। बट मेरा एक्सपीरियंस है ज्यादा से ज्यादा बच्चा हम लोग घर पे मैनेज कर सकते हैं। बट एटलीस्ट अगेन यू हैव टू कीप इन माइंड व्हाट वी कॉल द डेंजर साइन। एक तो है ब्रीदिंग प्रॉब्लम, जब आपको लग रहा है कि बच्चे का ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रहा है तो आप इमीडिएट हॉस्पिटल को कांटेक्ट करना चाहिए। बच्चे का पेशाब कम आ रहा है तो भी आपको यू शुड इन्फॉर्म योर डॉक्टर। और बच्चे बिल्कुल सुस्त है, ये 3 इंपॉर्टेंट हम लोग डेंजर साइन पेरेंट्स को समझाते हैं। सो दे शुड नॉट लेट टू रीच हॉस्पिटल इफ दिस थिंग्स हैपेंस एट होम। जी डॉक्टर चंद्रशेखर, मैं मेडिसिन पे आऊंगी, लेकिन पहले डॉक्टर अरविंद कुमार, जो आपने हमें 6 स्टेप्स बताए वाकई में बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल साफ एक हमारे सामने प्रिंट रख देते हैं कि क्या करना चाहिए। लेकिन जो एक वो समय होता है जब बुखार आने लगता है और कहते हैं बुखार टूट नहीं रहा है, लेकिन वो कितने दिन तक हम देख सकते हैं कि वो चलेगा, उसके बाद हमें हॉस्पिटल जाना है, या उस दौरान हमें कैसे ध्यान रखना है अपना? और जो आपने एक अहम बात कही कि घर के अंदर भी है तो मिक्सिंग नहीं करनी, थोड़ा सा ये एक बारी थोड़ा विस्तार से बताइए डॉक्टर कुमार। जी निधि, मिक्सिंग नहीं कर, इसमें क्या है, ये बहुत अहम बिंदु आपने पूछा है कि आजकल जो कोरोना के सिम्टम्स हैं वो जरूरी नहीं है कि पहले दिन से आपको फीवर हो। बहुत सारे लोग मेरे अपने कॉन्टेक्ट्स में हैं जिनका सिम्टम की शुरुआत गला खराब होने से हुई, थोड़ा सा गले में पेन होने लगा
जुकाम, नाक बहने लगी, आंखें लाल हो गई, हेडेक हो गया, जो टिपिकल जुकाम लाइक पिक्चर होती है। और उन्होंने सोचा नहीं ये तो जुकाम है, लेकिन कुछ दिन के बाद जब टेस्ट कराया तो वो पॉजिटिव निकला। कुछ लोग नौजिया, वॉमिटिंग, डायरिया से प्रेजेंट कर रहे हैं, कुछ पेशेंट्स को रैशेज हुई हैं, कुछ को फीवर नहीं है, केवल बॉडी एक हो रहा है। और कल एक पेशेंट आए थे जिनको सिर्फ हेडेक था, लेकिन आज उन्होंने टेस्ट कराया तो वो पॉजिटिव निकला। तो इस तरह से बड़े वेरिड सिम्टम्स हो रहे हैं। तो मेरा मैसेज ये है कि आज की तारीख में जब इतना मैसिव इन्फेक्शन हमारी कम्युनिटी में है, तो अगर आपको इनमें से कोई भी सिम्टम हो रहा है तो कृपया आप उसको कोरोना मान के अपने को सबसे पहले आइसोलेट कर लें। निधि, इस समय हमारी सबसे बड़ी प्रायोरिटी ट्रीटमेंट तो है ही, लेकिन ट्रीटमेंट के साथ साथ हमें बढ़ते हुए नंबर्स को कम करना भी बहुत बड़ी प्रायोरिटी है। क्योंकि अगर 3.5 लाख के हिसाब से केस होते रहे तो निधि, दुनिया का कोई सिस्टम इन केसेस को नहीं रोक पाएगा, नहीं हैंडल कर पाएगा। तो उसके लिए अभी क्या हो रहा है कि आपको मान लो सस्पिशियस सिम्टम हुए, आपने आरटीपीसीआर की कोशिश की, आपको 2 दिन बाद की डेट मिली, आपने 2 दिन बाद टेस्ट कराया, 3 दिन बाद उसकी रिपोर्ट आई। ये 5 दिन अगर आप घूमते रहे तो आप दर्जनों लोगों को इन्फेक्ट कर दोगे इससे पहले कि आपकी रिपोर्ट पॉजिटिव आएगी। आजकल 25-30% केसेस में रिपोर्ट फॉल्स नेगेटिव भी आ रही है, जो आरटीपीसीआर का नॉन लिमिटेशन है कि उसकी सेंसिटिविटी 70% है। बिल्कुल, और वो तो सीटी स्कैन में आती है। जी जी बिल्कुल। सीटी स्कैन नहीं, अगर आपको सजेस्टिव सिम्टम है तो अपने को सबसे पहले घर में आइसोलेट करें ताकि आप संक्रमण की चेन को रोक पाएं। जी डॉक्टर चंद्रशेखर, एक सवाल ये कि बच्चों को जो टेलीमेडिसिन भी बताई जा रही है उसमें बच्चों को 7 से 8 टैबलेट्स बता दी जा रही हैं कि आप बच्चों को ये दे दीजिए, क्या वो ठीक है? क्या क्योंकि एक प्रिस्क्राइब्ड प्रिस्क्रिप्शन हर के लिए ठीक होगा, हर बच्चे के लिए, वो थोड़ा सा समझा दीजिए हमें। सो आई थिंक इससे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जैसे अभी हम लोग को ऐसा भी पेशेंट मिला, सपोज पेशेंट है कोरोना पॉजिटिव बट एट द सेम टाइम दे हैव अदर प्रॉब्लम ऑल्सो। तो कभी कभी बच्चे को बुखार के साथ दूसरा कारण के लिए इन्फेक्शन हो सकता है। सो दिस इज लाइक इट शुड नॉट बी लाइक ए कॉमन प्रेस्क्रिप्शन फॉर द ऑल कोविड पेशेंट। सो वी हैव टू कस्टमाइज मीन्स पहले बच्चे को, अब टेलीमेडिसिन से भी हो सकता है, बट पहले बच्चे का सिम्टम्स देख के यू हैव टू फाइंड आउट कि उसका बुखार का कारण क्या है। कभी कभी को इन्फेक्शन भी हो सकता है, क्योंकि हम लोग ऐसे भी बच्चे देखा दे हैव ए कोरोना बट उस कोरोना के साथ साथ बच्चे का टाइफाइड भी है। तो इसीलिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि एक तो है सपोज बच्चे का 5 दिन से ज्यादा बुखार हो रहा है तो वी शुड इन्वेस्टिगेट फॉर द अदर कॉज ऑफ फीवर, जैसे कि टाइफाइड, यूरिन इन्फेक्शन, और उसी हिसाब से हम लोग को बच्चे को प्रेस्क्रिप्शन मिलना चाहिए। बट कॉमनली जो बच्चे का जो कोरोना होता है उसके लिए हम लोग ऐसा कुछ एंटीवायरल और बाकी इतना कोई मेडिसिन नहीं देते लाइक ए एडल्ट। कॉमनली वी एडवाइज ओनली सम मल्टीविटामिन्स फॉर फ्यू वीक्स। ठीक है, एंड में मैं आप दोनों से संक्षेप में कि जो स्टीमिंग है वो कितना मददगार हो सकता है? डॉक्टर अरविंद कुमार। निधि जी, हम सबको स्टीमिंग की सलाह दे रहे हैं। मेरे ख्याल से एक तरह से तो ये जरूर हेल्प करती है कि जो भी अंदर हमारे कुछ बलगम वगैरह जमा है या कंजेशन है चेस्ट में, तो उसको बलगम को ये लिक्विफाई कर देती है और फिर खांसी में वो बलगम क्लियर हो जाता है, इससे चेस्ट क्लियर हो जाती है। तो इसलिए सबको इस समय दिन में 3 बार स्टीम की एडवाइस दे रही है। लेकिन मैं ये बताना चाहूंगा कि आप ये ना सोचें कि स्टीम लेने से आपका कोरोना जो अंदर है वो मर जाएगा, क्योंकि जो स्टीम जिस टेम्परेचर पे अंदर जाती है उस टेम्परेचर पे वो कोरोना वायरस को नहीं मार सकती। जी, और स्टीमिंग का तरीका भी एडवाइस करूंगा कि 3 बार सर, स्टीमिंग का तरीका भी जरूर मुंह खोलकर और नाक से निकालना होता है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि मुंह खोल के निकालना है, लेकिन हाँ, अगर आप नाक से भी सांस ले सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर लेकिन इंपॉर्टेंट चीज यह है कि आप जब स्टीमर के ऊपर आए तो एक टॉवल या कुछ लेकर के एक टेंट सा बना लें, जिससे उसके अंदर स्टीम इकट्ठी हो जाए, और उस स्टीम को आप मुंह बंद कर सकते हैं और नाक के थ्रू भी ले सकते हैं, नाक के थ्रू भी एक्सहेल कर सकते हैं। अगर आपको प्रॉब्लम है, नाक बंद है, तो आप मुंह से भी ले सकते हैं। उस स्टीम को अंदर जाना है। इंपॉर्टेंट चीज यह है कि स्टीम लेते समय आप खूब डीप सांस लीजिए, खूब गहरी सांस कीजिए, जिससे स्टीम आपके पेरिफेरल मोस्ट पार्ट ऑफ लंग तक पहुंचे,
उसको थोड़ी देर अंदर होल्ड करिए जिससे वो वहां रुके और फिर सांस को निकाल दीजिए। तो इससे जो भी बलगम आपके उसमें रेस्पिरेटरी पैसेजेस में जमा होगा वो लिक्विफाई होके खांसी के माध्यम से बाहर आ जाएगा। जी डॉक्टर चंद्रशेखर, बच्चों और जिन लोगों को गले में खराश वगैरह है उनको गार्गल्स से बहुत हेल्प मिलती है। जी गार्गल से हेल्प मिलती है। डॉक्टर चंद्रशेखर, बच्चों के लिए स्टीमिंग या क्या नेबुलाइजर क्या आप बताएंगे जो घर में रह के करना चाहिए? तो हाँ, बच्चे के लिए सेम थिंग जैसे डॉक्टर अरुण ने बताया है, बच्चे के लिए भी थोड़ा हेल्प करता है। तो जो बलगम जो बनता है उसको थोड़ा सा सॉफ्टनिंग करके के लिए। बट मोस्ट ऑफ द टाइम व्हाट आई हैव सीन, ये क्या होता है, कभी कभी ये बोलता है कि नेबुलाइजेशन करने के बाद उसका ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाता है, व्हिच इज टोटली रॉन्ग। और बाकी जो नेबुलाइज करता है लाइक सम काइंड ऑफ साल्बुटामॉल, सो केमिकल जो मेडिसिन देके नेबुलाइज करता है उसमें कोई हेल्प नहीं होता है। और बेसिकली ये जो हम लोग जो स्टीम लेते हैं उससे थोड़ा सा बच्चे को थोड़ा सा कंफर्ट मिलता है, बिकॉज अदरवाइज क्या होता है बच्चे का कंटिन्यूअस कॉफिंग होता है, दैट्स रियली डिस्ट्रेसिंग फॉर द चिल्ड्रन। बिल्कुल। बट अदरवाइज हम मतलब बच्चे को कोई नेबुलाइजेशन का सजेशन नहीं देना चाहिए हमारे तरफ से, डॉक्टर की तरफ से। ये कोई हेल्प नहीं करता है नेबुलाइजेशन। बिल्कुल। अंत में डॉक्टर अरविंद कुमार, कुछ लोगों से आप कहना चाहेंगे? जी, एक तो ये जो नेबुलाइजर का कुछ आजकल बहुत वीडियोस घूम रहे हैं कि अगर आप खाली बिना दवा के नेबुलाइजर ले लें तो वो एक प्रेशराइज्ड एयर आपको देगा, उससे आपका ऑक्सीजनेशन बढ़ जाएगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो लोगों को अस्थमैटिक टेंडेंसी है वो पहले भी अपने इनहेलर्स वगैरह लेते थे, वो बेशक इस दौरान में उन इनहेलर्स को नेबुलाइज फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। बट एक एवरेज पेशेंट को रेगुलर बेसिस पे नेबुलाइजर लेने की कोई जरूरत नहीं है। और एयर से लिए गए नेबुलाइजर से आपके ऑक्सीजनेशन पे फर्क नहीं पड़ेगा अनलेस आप उसमें ऑक्सीजन ऐड करें। जी, आप दोनों जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि एक बड़ी आबादी है हमारे लोगों की जो कोरोना से संक्रमित है, लेकिन सिम्टम्स इतने ज़्यादा नहीं कि उनको हॉस्पिटल जाना पड़े। घर पे रहकर भी आप अपने उपचार कर सकते हैं। हम सबको मिलकर इस कोरोना से मुकाबला करना है, तो उम्मीद करते हैं फ़ायदेमंद होंगे जो डॉक्टर्स की राय रही है। बहरहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं प्राइम टाइम में। उसके बाद हम आपको एक ख़ास खबर दिखाएंगे, किस तरह से एम्बुलेंस के नाम पर हो रही है मुनाफाखोरी। कोरोना के इस दौर में जैसे हर तरफ से मुनाफाखोरी और कालाबाजारी की खबरें आ रही हैं। एम्बुलेंस वाले 1 किलोमीटर जाने के लिए 300 रुपये मांग रहे हैं, वो भी बिना ऑक्सीजन वाले एम्बुलेंस के लिए। यानी आपको अगर किसी बीमार को नोएडा से दिल्ली लाना है तो आपको 15,000 रुपये तक देने पड़ सकते हैं। परिमल कुमार की रिपोर्ट। दूरी करीब 26 किलोमीटर, लेकिन किराया 14 से 15,000 रुपए। क्या कॉस्ट आएगा सर? कितने देर में आ सकती है? सर आप पहले ऑक्सीजन का पता कर लीजिए। ऑक्सीजन है हमारे पास घर में। घर पे है। सेक्टर कौन से कहाँ जाना है? सेक्टर 34 है सुपरटेक का। वहाँ जाना है गंगाराम हॉस्पिटल। वहाँ से गंगाराम जाएंगे, ठीक है सर, हो जाएगा। विदाउट ऑक्सीजन इसके 15,000 रुपए लगेंगे एम्बुलेंस के। लगा कहीं कुछ गलती हो गई तो एम्बुलेंस की दूसरी सर्विस वाले को कॉल किया। हेलो, हाँ जी, एम्बुलेंस चाहिए था, मिल सकता है क्या? कहाँ पे? सेक्टर 34 में, नोएडा। और जाना है सर गंगाराम हॉस्पिटल दिल्ली। सेक्टर 34 से सर गंगाराम। सर एम्बुलेंस मिल जाएगा लेकिन उसमें ऑक्सीजन नहीं है। ओके, और ऑक्सीजन इंतजाम अगर रहे तो कितना कॉस्ट आएगा? ऑक्सीजन अगर आपके पास है तो हम आपको छुड़वा देंगे। इसका जो गंगाराम तक का रहेगा ड्रॉपिंग का 15,000 का एक्सपेंस रहेगा। पहले कभी 12 रुपए से ज्यादा किलोमीटर रेट नहीं था, पर अब कोरोना ने भाड़ा 25 गुना ज्यादा कर दिया है। हेलो जी, कहाँ जाना है सर? गंगाराम हॉस्पिटल सेक्टर 34 से जाना हो तो हमारे पास ऑक्सीजन तो नहीं है। बिना ऑक्सीजन वाला अगर मिल जाए, हम सिलेंडर अगर इंतजाम कर दे तो। सेक्टर 34 से जाना है। सेक्टर 34 से जाना है गंगाराम जी। हाँ, गाड़ी तो मिल जाएगा सर। कितना बियर करना पड़ेगा और कितनी देर में आ जाएगी? आधा घंटा में आ पाएगी। कितना पैसा सर? 14,000 रुपए। वहीं दिल्ली का शहीद भगत सिंह सेवा दल एम्बुलेंस की ये सेवा निःशुल्क दे रहा है। कुछ ऐसे लोग इस क्राइसिस को देखते हुए कि कोरोना में एम्बुलेंसेज नहीं मिल रही हैं, 5,000, 10,000, 15,000, यहाँ तक कि आनंद विहार ISBT से
GTBA हॉस्पिटल, राजीव गांधी तक आने का 25,000 रुपये तक लोगों ने मांगा। मैं समझता हूँ कि इस काला बाजारी करने वाले लोगों को तुरंत प्रभाव से दंड देना चाहिए। दुष्यंत कुमार की पंक्तियां हैं जो यहाँ सटीक बैठती है। हालाते जिस्म सूरत जहाँ और भी खराब, चारों तरफ खराब, यहाँ और भी खराब। नई दिल्ली से परिमल कुमार, NDTV इंडिया।